क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू द मेंटालिटी, द मोस्ट डाइवर्स पॉडकास्ट ऑन द इंडियन इंटरनेट। आज के गेस्ट हैं मिस्टर अभिजय नेगी, हु इज अ प्रोमिनेंट डिवोर्स लॉयर इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ही प्रैक्टिसेस इन द हाई कोर्ट इन उत्तराखंड। ही इज एन एलुमनाई ऑफ NLU जोधपुर एंड एलुमिनस ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इन द UK। आज हम अभिजय से बात करेंगे कि क्या रीज़न है कि डिवोर्सेस इतने इंक्रीज हो रहे हैं इंडिया में, द लॉज बीइंग बायस्ड टुवर्ड्स विमेन, क्या ऐसा है या नहीं है, रीजंस क्या है डिवोर्स के, डोमेस्टिक वायलेंस के बात करेंगे, एलिमनी के बारे में बात करेंगे, मेंटेनेंस के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि हमारी सोसाइटी किस तरफ जा रही है एज फार एज रिलेशनशिप्स आर कंसर्न्ड। प्लीज मेक श्योर दैट यू वॉच द एंटायर पॉडकास्ट। जो डिवोर्सेस हो रहे हैं उसका मेजर रीजन क्या है? कितने पहले एटलीस्ट इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इतने डिवोर्सेस नहीं होते थे। इफ यू लुक एट इंडिया एंड कंपेयर इट विद अदर वेस्टर्न कंट्रीज एंड ऑल, फिर भी डिवोर्सेस कम है इंडियन कल्चर के हिसाब से। इफ यू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन, डिवोर्सेस नहीं होते थे। तो अभी क्या रीजन है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कितने डिवोर्सेस होने लग गए? कारण क्या है कि ये इतना बढ़ रहा है? कारण दोनों जेंडर्स का है। मेन साइड से मैं कारण ये देख सकता हूँ कि काफ़ी चीज़ें एक पितृसत्ता में, एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में आदमियों के लिए नॉर्मलाइज्ड थी। शायद हम लोग अपने फ्रेंड से ही पूछ ले कि कई बताएंगे आपको कि हाँ, हमारे दादा ने हमारी दादी को मारा है, या हमारे परदादा हमारी परदादी को मारते थे। ये होता था। कभी कभी महिलाएं इस पर कोई मुद्दा भी नहीं बनाती थी, कभी कभी क्या ज़्यादातर नहीं बनाती थी, और ये बड़ा नॉर्मलाइज्ड वे में चलता था। अब जैसे जैसे जो है समाज की प्रगति हुई है, तो इन चीज़ों को आउटलॉ कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। मैं अभी मेन साइड से बता रहा हूँ आपको। तो उनको अपना अग्रेशन कैसे निकालना है, उनको अपने पार्टनर के साथ बहुत इमोशनली कम्युनिकेट करना है, ये तो कोई करता ही नहीं था। तो अब ये धीरे धीरे शुरू हो रहा है, और इसमें थोड़ा सा मेन स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो कैसे अपनी दिल की बातें बता पाए या एक फॉर्मल स्ट्रक्चर इम्पोज कर पाए। फ्रॉम विमेन साइड अब ऐसा हो रहा है कि वर्क स्पेसेस में महिलाएं ग्रो कर रही हैं और अपने अधिकार भी समझ रही हैं, चाह भी रही हैं। लेकिन सोसाइटी की एक एक्सपेक्टेशन उनसे ही है कि भाई वही घर भी संभालेंगी, वही खाना भी बनाएंगी, वही बच्चे की भी देखभाल करेंगी। तो जब ये सारी एक्सपेक्टेशन उनकी तरफ हो जाती है, तो वो भी अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन कई बार एक बहुत ही इमोशनल और टॉक्सिक एटमॉस्फेयर से अपने पार्टनर पर निकालना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते, फिर हमारी लीगल सिस्टम की बात आ जाती है, जिसमें कोई प्रीनप अग्रीमेंट जो वेस्टर्न समाज में बहुत कॉमन है, जिसमें आप पहले ही तय कर लेते हो कि ऐसे मैं ऐसा हूँ, तुम ऐसी हो, हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। और एक बहुत नॉर्मल वे में उसकी एक लीगल वैलिडिटी होती है और उसके साथ चलता है। हम लोग अभी भी, अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें, तो मैरिज को वो एक सेक्रेमेंट मानते हैं हिंदू फिलॉसफी में, हिंदू लॉ में। मुस्लिम लॉ में इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट, बट जो भी हो, प्रीनप अग्रीमेंट की इंडिया में अभी कोई लीगल वैलिडिटी पर से नहीं है। तो भले ही एनलमेंट ऑफ मैरिज के ग्राउंड्स होते हैं कि भाई टोटल फ्रॉड हो गया किसी के साथ, तब आप एनल कराने के लिए जा सकते हो, वो डिवोर्स से अलग चीज़ होती है। लेकिन फ्रॉड भी आप बताओगे ना, दो पैरामीटर्स को कंपेयर करोगे। तो क्योंकि एक तरफ प्रीनप अग्रीमेंट नहीं है, मेन एंड वुमेन आर बोथ चेंजिंग इन मॉडर्न। क्यों प्रीनप होना चाहिए इंडिया में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में? मेरे हिसाब से प्रीनप होना चाहिए उन सारे कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पर आदमी और औरत को पता हो कि वो लिटरेट हैं और वो समझते हैं कि उनको क्या करना है और वो क्या चीज़ पर साइन कर रहे हैं, जिस पर उनके साइन कराए जा रहे हैं वो उनकी सहमति से हैं। इसका टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि प्रीनप अग्रीमेंट में एक ही पर्सन की सारी बातें आ गई और दूसरा आपका गुलाम बन गया। क्योंकि व्हेन यू टॉक ऑफ एन एग्रीमेंट, तो वो तो किसी भी तरीके का हो सकता है। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स भी एक एग्रीमेंट थी, जिसमें एक पार्टी की सारी राइट्स ले ली गई, जो जर्मनी ने सफ़र किया, और फिर वर्ल्ड वॉर्स का हमें पता ही है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, उसकी पैरामीटर्स होने चाहिए, और होना तो चाहिए। तो आपका जो सवाल था कि क्यों बढ़ रहे हैं, तो बढ़ वो इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारा समाज एक बहुत स्टेट ऑफ फ्लक्स में है, और वो बढ़ ही नहीं रहे हैं, वो बूम कर चुके हैं। मैं आपको जैसे एक चीज़ बताऊं, हम लोग जब विधि की पढ़ाई करते हैं, तो हम इसलिए करते हैं कि हम भी सूट्स देखते हैं, बॉस्टन लीगल देखते हैं, हम भी बड़े वकीलों के किस्से कहानी सुनते हैं, तो हम वो देखते हुए बड़े होते हैं। लेकिन आज की डेट में आप किसी भी लीगल प्रैक्टिशनर से पूछ लीजिए कि वो कैसे केसेस करता है, तो हर कोई आपको डिवोर्स तो बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि ऐसे कई सारे केसेस चल रहे हैं। और केसेस नहीं भी चल रहे होंगे तो कई लोग वकीलों तक की स्टेज पर तो पहुंच ही गए हैं कि भाई हमारा कुछ रिजॉल्व करवा दो।
या हम साथ रहेंगे या हम अलग होंगे या जैसे भी होंगे। तो इसलिए सिचुएशन इज बैड फॉर इंडियन सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ डिवोर्स। और एक तो हमारी पॉपुलेशन ही इतनी है, तो नेचुरली भले ही परसेंटेज ऑफ मैरिजेस में डिवोर्स आपको अभी भी वेस्टर्न सोसाइटी से बहुत कम मिलेंगे, बट द शेयर नंबर इज वेरी लार्ज by default because of the population. बिल्कुल, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और अर्बन सिटीज़ में खासकर लोग शादियों को केवल एक दिखावे की तरह लेने लग गए हैं, इवेंट बना दिया है, जबकि मैरिज भी एक प्रोसेस है, डिवोर्स भी एक प्रोसेस है। एज अ प्रोफेशनल जिसने लोगों की मैरिजेस रजिस्टर कराई हैं, मुझे ख़राब कह रहा है लगता है ये कहते हुए कि कुछ कुछ की उनमें से डिवोर्सेस भी करा, क्योंकि सब इतनी जल्दी हो रहा होता है जी, और लोग थिंक थ्रू नहीं करते हैं लाइफ के बड़े डिसीजंस लेने से पहले। यंगर जनरेशन में आपको क्या लगता है, बोथ मेन एंड वुमेन कॉम्प्रोमाइज करना हमने कम कर दिया है, नहीं कर रहे हैं? स्पेशली जैसे हमने अभी डिस्कस करा कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है एंड वुमेन हैव बीन ऑप्रेस्ड होता है, अभी भी होता है, which is fair to say. लड़कियां कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। इज दैट वन ऑफ द रीजंस कि डिवोर्सेस ले रही हैं वो अपने हस्बैंड से? क्या वो भी एक रीजन है? देखिए, हमें इसको वर्ड थोड़ा डिफरेंटली करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम नेगोशिएशन भी करते हैं डिवोर्स का, जैसे ही हम वर्ड कॉम्प्रोमाइज यूज करते हैं वो नहीं पसंद करते हैं दोनों ही पार्टीज। जो कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है वो कहता है मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं, और जो कॉम्प्रोमाइज चाह रहा होता है ईगो पे ले गए हैं। तो हम कहते हैं उसको एडजस्ट, कि क्या महिला पक्ष ने एडजस्टमेंट कम कर दिया है। तो देखिए, उसका फिर आंसर होगा कि किस तरीके का एडजस्टमेंट मांगा जा रहा है। आज की जो फैमिली एज ए यूनिट की अप्रोच है वो शुरू तो एक आदमी और एक महिला से ही होती है, एक औरत से ही होती है, वही एक अपने आप में फैमिली होती है। बट एक एक्सपेक्टेशन समाज की होती है कि महिला को अपना घर छोड़ना है, आदमी के घर पे आना है। तो अब मैंने ये नोटिस किया है कि कई महिलाएं अपनी शादी बचाने के लिए कहती हैं कि वो अभी भी तैयार हैं उसके साथ रहने के लिए, पर उसको अपना पेरेंटल हाउस छोड़ना होगा। पुरुष के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो तो बड़ा लाड प्यार से, खुली छूट से पला बड़ा हुआ होता है, और उससे कह देना कि भाई अपने माँ बाप का घर छोड़ दो, वो बड़ा उसको अनपैलेटेबल लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है। अगर आप देखें, एक तरफ शादी में बेटी विदा होती है तो बहू आती है, बहू घर में लाई जाती है। घर के कॉन्टेक्स्ट में जो है पुरुष के माँ बाप तो इंक्लूडेड होते हैं, पर जब महिला के माँ बाप की बात आती है, उनके नीड्स की बात आती है, तो कहीं ना कहीं महिला को वो डिस्क्रिमिनेशन दिखने लग गया है। तो इसलिए क्या हो जाता है इन सिचुएशंस की वजह से, यस इट इज करेक्ट टू से कि वो वाले एडजस्टमेंट्स जो एक पुरानी समाज में हो जाते थे वो महिलाएं कंटेस्ट कर रही हैं। ऐसा नहीं कर रही हैं, कर लेंगी, कर लेती हैं कहीं, पर कंटेस्ट करने लगती हैं। पुरुषों के कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगता है कि कई पुरुष बहुत वाइज हो गए, वो दोनों चीजें बैलेंस करना सीख गए, वो किसी तरह इस सबको नेविगेट करना सीख गए। लेकिन कुछ जो नहीं सीख पाए हैं या नहीं सीख पा रहे हैं, तो वो जब इन चीजों पर एक रिवोल्ट की सिचुएशन हो जाती है तो डिवोर्स जैसे आउटकम्स देखने को मिलते हैं। विमेन इतना कमाती नहीं थी, मतलब उनके हाथ में नहीं था, वो डिपेंडेंट थी, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि मतलब उनको लगता था कि मतलब मेरे हाथ में नहीं, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ या कुछ कर नहीं पा रही हूँ एंड ऑल ऑफ दैट। इंडिपेंडेंट हो गई हैं विमेन, काम करने भी लग गई हैं एंड ऑल ऑफ दैट। एक साइकोलॉजिकल लेवल पे आपको ये लगता है कि ये इंडिपेंडेंस की वजह से उनको लगता है कि मैं डिवोर्स ले सकती हूँ, या फिर कि फेक केसेस वगैरह के बारे में, तो वो क्या होता है? वो साइकी आप मेरे को बताइए कि वो क्यों होता है? एक तो आपने कहा कि महिलाएं वित्तीय रूप से अब ग्रो कर रही हैं, ग्रो कर चुकी हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि कई महिलाएं अब अर्न करती हैं। तो तब भी पुरुष पक्ष को क्यों अत्यधिक पैसे कई बार महिलाओं को देने होते हैं? देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि पितृसत्ता जितनी खराब, पेट्रियार्की जितनी खराब महिलाओं के लिए रही है, उतनी खराब मॉडर्न मैन के लिए हो गई है, क्योंकि फिर पितृसत्ता ही एक्सपेक्टेशन करती है कि मैन इज ऑलवेज द प्रोवाइडर। तो इसलिए कई बार हम लोग भी जब कोर्ट में दलील देते हैं तो जज साहब कहते हैं ठीक है आपकी वाइफ कमाती होंगी, पर वकील साहब आप ये बताइए फादर तो आप ही हैं। तो वो इतना पर्सनल सा स्टेटमेंट हो जाता है कि आप हमें भी थोड़ा अग्री करने लग जाएंगे, हाँ यार फादर तो देना ही पड़ेगा ना, फादर है। तो ये एक सच्चाई है। दूसरी सच्चाई ये देखिए, जहाँ तक इनकम्स की बात है,
तो इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने रजनीश वर्सेस नेहा के लैंडमार्क अपने जजमेंट में सेटल कर दिया है। थोड़ा सा शॉर्ट में आप ये रजनी वर्सेस नेहा के केस में हमें बता सकते हैं कि थोड़ा बैकग्राउंड क्या था केस का? रजनीश वर्सेस नेहा के केस में कुछ यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स ले डाउन करती है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि रजनीश जो एक पति था, नेहा जो एक वाइफ थी, उनके केस में उन्होंने एक न्याय निर्णय ऐसा दिया कि वो अब एक नजीर बन गया। उस न्याय निर्णय में यह चिन्हित है कि पुरुष पक्ष को अपनी इनकम एफिडेविट को पूरा डिस्क्लोज करना पड़ेगा और महिला पक्ष को भी करना पड़ेगा कि हम इतना कमाते हैं। उसके बाद एक दूसरे के बारे में भी हम क्या अनुमानित रखते हैं वो भी उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। उसके बाद इस पर जिरह होती है, इस पर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है और फिर जज साहब निर्णय लेते हैं। अब वो बिना इसके निर्णय नहीं ले सकते, तो उससे कम से कम एक स्टैंडर्ड ले डाउन हुआ। जो आपका फर्स्ट हाफ ऑफ क्वेश्चन था, जो आपका सेकंड हाफ ऑफ क्वेश्चन था कि ठीक है अब महिला इसलिए इस तरीके से जो है पैसे मांग रही हैं, लेकिन अब उसकी एक लिमिट है। मतलब इट कैन नॉट बी कि अगर आप केस को ढंग से लड़ें। देखिए कई बार क्या होता है पुरुष पक्ष की तरफ से कि उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर लॉयर्स भी गलत एडवाइस कर देते हैं, नॉन डिस्क्लोजर कह देते हैं। इससे मैं आपके सेकंड आंसर पर भी आ रहा हूँ कि झूठ क्यों बोला जाता है। आपने जो पूछा कि झूठे केस नहीं होते हैं, देखिए क्या हो गया है कि अगर आप किसी दुकान में भी जाएं, मान लीजिए एक किराना स्टोर है, शायद वो सबसे ज्यादा टेढ़े मेढ़े बेचता होगा एक पर्टिकुलर चिप्स, तो जो भी टेढ़े मेढ़े लेने आएगा वो उसको वो पकड़ा देगा। जैसे ही वो टेढ़े बोलेगा वो पकड़ा देगा, ये ले, है ना। तो एज लॉयर्स हमारे पास भी डिफरेंट केसेस आते हैं। अभी इंडिया इतना स्पेशलाइज नहीं हुआ है कि कोई एक पर्टिकुलर, मोस्ट लॉयर्स की बात कर रहा हूँ, कि वही टाइप के केसेस देखता हो। लॉयर्स ऑल्सो लाइक डाइवर्सिटी, वी ऑल्सो लाइक टू वर्क ऑन डिफरेंट जॉनर्स, डिफरेंट एरियाज, पर्टिकुलरली इन लिटिगेशन। तो डिवोर्स एक इंडस्ट्री हो गई है अब हमारे लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए। तो एक महिला ही कि वकील साहब मुझको डिवोर्स चाहिए, अच्छा बस वकील साहब ने करा दिया महिला को चुप। उसने एक प्रोटोटाइप पिटिशन बनाई है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इन पिटिशंस का? पुरुष पक्ष के मस्तिष्क में दहशत पैदा कर देना कि अब भाई ये सब चीजें तुम्हारे बारे में कोर्ट में चली गई हैं, अब ये हर जगह उछलेगी। ये आप जेनरिक स्टेटमेंट बोल रहे हो या ये एक्चुअली बहुत ही नुआंस्ड ऑब्जेक्टिव ओपिनियन बोले या मैं ऑब्जर्वेशन बोले? मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कह रहा हूँ कि मैंने कई अधिवक्ताओं को भी ऐसा करते देखा है। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, ना मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई भी वकील ऐसा करे, पर ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक रेडी पिटिशंस टाइप के हैं, फॉर्मेट्स रेडी हैं, तो वो फाइल कर दिए जाते हैं। मेरी बहुत सहानुभूति है कई महिलाओं की तरफ से, शिक्षित महिलाएं जिन्होंने ऐसी पिटिशंस पे साइन किया होता है, जिसके लिए बाद में आकर उनके पास जवाब ही देने को नहीं होता। और फिर वकील साहब कहते हैं कि भाई हमने कर दिया है ना, अब हम अपना काम कर रहे हैं ना, तुम चुप रहो। तो वो बड़ी समस्या की स्थिति हो जाती है, उससे वो झूठे आरोप आ जाते हैं। ये एक श्रेणी है उन झूठे केसेस की। दूसरी श्रेणी तो है ही कि भाई महिला खुद ही झूठ बोल रही हो। ऐसी भी कुछ महिलाएं होती हैं जो खुद ही झूठ बोल रही होती हैं कि मेरे को मारा पीटा। कई बार क्या हो जाता है कि हम एक एग्जैजरेशन मोड एंटर कर लेते हैं। हमारे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ होता है, लेकिन हम समझते हैं कि क्योंकि हमें उस बुरे पे एडिक्वेट अटेंशन नहीं मिल रहा, या हमें उतनी सहानुभूति नहीं मिल रही जितनी हमारे अनुसार हमें मिलनी चाहिए, तो हम हदें पार करके मिथ्या में चले जाते हैं। ये स्पेसिफिक टू वुमेन नहीं है, मतलब बिल्कुल men also lie बिल्कुल। मैं आपको पुरुष पक्ष कैसे झूठ बोलते हैं वो भी बता सकता हूँ। एक बड़ा कॉमन थीम पुरुष पक्ष का भी ड्राफ्ट रेडी होता है। अच्छा, क्योंकि कई पुरुष भी डिवोर्स चाह रहे होते हैं। ज्यादातर महिलाएं मेंटेनेंस चाहती हैं, ज्यादातर पुरुष डिवोर्स चाहते हैं। तो जो पुरुष पक्ष के झूठ होते हैं वो अक्सर क्या होता है कि उनके इश्यूज अल्टीमेटली कंपैटिबिलिटी के होते हैं। कोई आपके पास आए कि भाई दो लोग कंपैटिबल नहीं है, तो कोई भी उनको क्या एडवाइस करे, अरे यार बैठो सुलझाओ, तो वो उसको सुनना नहीं है। तो अब वो क्या करे? तो वो कुछ तड़के भड़के ले आता है, जैसे कि महिला जो है उसकी, मतलब जो भी उसकी वाइफ है, उसका मे भी किसी कोलीग के साथ एक फ्रेंडशिप हो, उसको बढ़ा दिया, मतलब उसको एक्सक्यूज बना दिया कि हाँ, कोई ये देखो वो देखो, उसमें मेरिट हो या ना हो वो हाँ, और खुद भी नहीं असर्टेन किया। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ एडल्ट्री हमारे समाज की एक रियलिटी नहीं है, रियलिटी है। कई लोग एडल्ट्री और एडल्ट्रस कर रहे हैं। लोगों के
हम आई एम श्योर उस तरफ भी जाएंगे कि लोगों की सेक्सुअल किंक्स भी बहुत सारी हो रहे हैं, उस तरीके की पद्धतियां भी समाज में आ गई हैं, इसकी बातें नहीं हो रही हैं, लेकिन जब समस्याएं होती तब हमारे पास आकर ऐसी बातें की जाती है तो फिर पता चलता है यार ये क्या हो रहा था। लेकिन झूठ ऐसे भी आ जाता है, ऐसे भी झूठ लोग बोल देते हैं कि भाई क्योंकि उसका तो कहीं और कुछ चल रहा होगा, वो तो अपने बॉस के साथ ऐसे नहीं होगी। तो अब क्या होता है, वो भी बड़ा गलत झूठ, वो भी कोई अच्छी चीज नहीं, और वो लाइटली नहीं बोला जाना चाहिए। और इसके अलावा जो है पुरुष पक्ष को भी, क्योंकि एक इमोशनल आर्ग्यूमेंट लंबा करना शायद नहीं आता, तो वो उसको इतना पर्सनली ले लेते हैं कि फिर वो अपने हाइपरटेंशन या बहुत सारी चीजों के, भले ही हो सकता है डिवोर्स ही जिम्मेदार हो, लेकिन फिर एक हाइपर सेंसिटिविटी आ जाती है। मैं अब इसको डील ही कैसे करूं, तो भाई मैं झूठ बोल देता हूं। तो इसलिए पुरुष पक्ष तो झूठ वो फंस जाता है क्योंकि लॉ भी अगेंस्ट नहीं है, परेशान भी हो रखा है, तो ऑप्शन नहीं है, तो झूठ बोल दे। मैं ये नहीं कहूंगा लॉ महिलाओं के फेवर में फुल्ली है और पुरुष के अगेंस्ट है। मैं इसको ऐसे कहूंगा, लॉ का एक स्लांट है महिलाओं की तरफ, एक ज्यादा कंपैशनेट अप्रोच है महिलाओं की तरफ, वो मेरे अनुसार होनी भी चाहिए। पर अगर आपके साथ गलत हुआ है, डिवोर्स के ग्राउंड्स होते हैं जो सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में लिखे हुए हैं, और ब्रॉडली वो ग्राउंड्स में डिजर्शन भी ग्राउंड है, क्रूअल्टी भी एक ग्राउंड है। क्रूअल्टी भी मेंटल और फिजिकल दोनों हो सकते में दोनों हो सकते। आपके साथ जो वास्तविक रूप में हुआ उसी पर अपने आप को आपको खरा उतारना चाहिए और अपनी केस को असेस करना चाहिए। आपको झूठ नहीं बोलने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रॉस एग्जामिनेशन में या जजेस के सामने या इवन ऑपोजिट लॉयर्स के सामने, जो आपके जैसे कई सारे केसेस और लोगों से डील करते रहते हैं, जरूरी नहीं है कि आप बच के निकल जाओ। इंडियन सोसाइटीज में जनरली क्या होता है, अरेंज मैरिजेस ही होती हैं ज़्यादातर। डिवोर्स कम या ज़्यादा होते हैं लव मैरिज की वजह से ज़्यादा या अरेंज मैरिजेस की वजह से? मैं अपने एक्सपीरियंस में आपको बता सकता हूँ, दोनों में होते हैं। लव मैरिजेस में भी काफ़ी डिवोर्सेस होते हैं। जैसे लोग सोच सकते हैं कि वो तो आपने खुद चुने होते हैं, लेकिन एक गर्लफ्रेंड और एक वाइफ में बहुत फ़र्क होता है। और वो जब एक इंटरफेस में आ जाती हैं आपकी फैमिली के साथ, तो कई बार वो जो इक्वेशंस निकल कर आ जाती हैं कि भाई आपकी वाइफ की आपकी सिस्टर से कैसे रिलेशन है, आपकी वाइफ की आपकी मदर से कैसे रिलेशन है, या वो आपकी फैमिली की एक सेटिंग में ढल पा रही है नहीं ढल पा रही हैं, वो एक्सपेक्टेशंस जो कभी आपकी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं थे, वो जब आ जाते हैं तो फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीज़ों को। तो ऐसा नहीं है कि लव मैरिजेस में डिवोर्सेस नहीं होते हैं। और मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि लव मैरिजेस के डिवोर्स ज़्यादा बिटर होते हैं, क्योंकि वो एक एक्सट्रीम स्पेस से आ रहा होता है, शायद एक्सट्रीम सेंस ऑफ हर्ट के साथ आ रहे होते हैं दोनों ही पार्टनर्स। अरेंज मैरिजेस में भी देखिए, अल्टीमेटली लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी इज व्हाट लीड्स टू डिवोर्स। दैट इज द बॉटम लाइन, जो मैंने हर एक डिवोर्स केस अभी तक देखा है, लड़ा है, उसमें मैंने यही देखा है कि दोनों पक्षों में एक दूसरे की तरफ अंडरस्टैंडिंग की डेथ हो गई। अच्छा, आपने ऐसे कोई केसेस देखा है जहाँ लॉज को मिसयूज क्या किया गया हो? अगर कोई एग्जांपल आपके दिमाग में हाल फिलहाल में, और उसका एडवर्स इफेक्ट हुआ मेंटली फिजिकली आइदर ऑफ द जेंडर्स में? जैसे अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं तो डाउरी का प्रोविजन है। डाउरी आउटलॉड है, गलत प्रैक्टिस है। 498A जो इंडियन पीनल को, महिलाओं को अंटिल 7 years ऑफ मैरिज एक छूट है कि अगर वो कोई भी इस तरीके का क्लेम पुरुष पक्ष की तरफ लाते हैं तो बर्डन ऑफ प्रूफ ही पुरुष पर शिफ्टेड है। अच्छा। तो आमतौर पर तो जो कह रहा होता है उसको प्रूव करना होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन अगर इसका आप पर एलिगेशन लगता है तो पुरुष को प्रूव करना होता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है। पर उन प्रोविजंस पर क्वॉशिंग पिटिशंस हाई कोर्ट में होती हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी भी गाइडलाइंस ले डाउन करें कि झूठे केसेस करने पर अब लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो होते हैं, और वो महिलाओं पर भी होता है। तभी मैंने आपको महिलाओं की श्रेणी के भी 2 झूठ बताए। एक तो कैटेगरी वास्ट मेजॉरिटी, जो वकील उनसे बुलवा देते हैं क्योंकि उन्होंने रेडी पिटिशन रखी होती। और क्यों रखी हुई? क्योंकि ऐसे केसेस की बाढ़ आ गई है। और देखिए, हम 5 साल का होता है एक लॉ का कोर्स, हमें ट्रेन किया जाता है डिफरेंट लॉज पे, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे। फैमिली लॉ भी एक सब्जेक्ट होता है, लेकिन पर्टिकुलरली जो मैट्रिमोनियल लिटिगेशन एक लीगल प्रोफेशनल पर चैलेंजेस लाती है, जैसा मैं आपको कह रहा था, इट हैज रिड्यूस्ड अ लॉयर टू बीइंग अ थेरेपिस्ट।
half the time we are ये वही sitting, बात कर रहे थे जी। बिल्कुल half the time we are sitting with clients and just hearing them out on irrelevant details कि कैसे जब उसने वो चाय नहीं दी, जब मेरी एक्सपेक्टेशन उस चाय की थी तो मुझको बहुत खराब लगा और मेरी माँ ने नजरें झुका दी, तो वो कोई लीगल आर्गुमेंट तो नहीं हुआ ना भाई, नहीं मिली चाय नहीं। काफी पेटी चीज, मतलब देखिए अगर आपने ये जजमेंट दे दिया ना उस क्लाइंट को कि पेटी है, तो वो फोन रख देगा और दूसरे वकील के पास चले जाएगा, क्योंकि उसको लगेगा कि भाई आप तो समझे ही नहीं दर्द, तो सुनना पड़ता है कई बार। और इसकी कोई ट्रेनिंग लॉयर्स की भी नहीं हो नहीं सकती, थेरेपिस्ट की ट्रेनिंग सेपरेट होती है। हमने साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट, वो भी उन्होंने जिन्होंने BA LLB किया, और BBA LLB ने तो साइकोलॉजी शायद ही पढ़ा, आई डोंट थिंक सो, या BSc LLB ने, लेकिन LLB अपने आप में 3 साल का एक कोर्स है, इट हैज टू बी प्रीसीडेड बाय अ डिग्री, राइट। अनलेस इट्स द 5-year इंटीग्रेटेड कोर्स। तो जो थेरेपिस्ट का काम है वो लॉयर से एक्सपेक्टेड हो जाता है इन मैट्रिमोनियल लिटिगेशन, और करना ही पड़ता है। अनट्रेन्ड थेरेपिस्ट की तरह हम काम कर रहे होते हैं, और कई बार अनपेड थेरेपिस्ट की तरह हम काम कर रहे होते हैं, जिसमें हमें हमारे साथ सेशंस का कोई एंड नहीं। ज्यादा में जितने केस हमने डिवोर्स के कोर्ट के अंदर लड़के सुलझाए हैं, उससे ज्यादा केस हमने कोर्ट के बाहर सुलझाए हैं। दूसरे वकील से घंटों घंटों बात करके। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि देयर इज वन पर्टिकुलर डिवोर्स केस which started when the woman side was asking for 60 lakhs and the man side was saying I will give 5 lakhs. तो इतना डिस्पैरिटी था, 3 साल लगे उस नेगोशिएशन को, 29 पर जाकर डील गई, पर 3 साल लगे आउट ऑफ कोर्ट बात करते रहने में। पत्राचार, मीटिंग, जूम मीटिंग, कंबाइंड मीटिंग, अल्टीमेटली रिजल्ट आया। उसके बाद क्या बोला जाता है, वकील साहब आपने तो केस लड़ाई नहीं। Matrimonial litigation expects a lawyer to be a diplomat, a therapist, a counselor, and a lawyer. 498 और डोमेस्टिक वायलेंस लॉज को लेकर काफ़ी बातें होती हैं। क्या मिसयूज स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है या एग्जैजरेटेड नैरेटिव है? आई थिंक स्टैटिस्टिक्स इनके मिसयूज पर और आने चाहिए। ये एग्जैजरेटेड तो नहीं है कि इनका मिसयूज हो रहा है, और इतना ज़्यादा हो रहा है कि एक्सपेक्टेड होता है कि अगर कोई महिला कोई केस लेकर आ रही है डिवोर्स का, तो लॉयर 498A तो ज़रूर फाइल करवाए, क्योंकि जब तक क्रिमिनल लॉ का प्रेशर नहीं आएगा तब तक पुरुष पक्ष सीरियसली नहीं लेगा डिमांड ऑफ मनी की। और जैसे ही वो डिमांड ऑफ मनी मीट हो जाता है, आपको नहीं लगता ये 498A को मॉडिफाई किया जा सकता है? क्योंकि मिसयूज काफ़ी होता है, काफ़ी केसेस आ रखे होते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं इसको मॉडिफाई के, क्योंकि एक प्रमाण होना चाहिए, एक मतलब एक लॉ को चेंज करने के लिए कि ये मिसयूज हो रहा है, तो मॉडिफिकेशंस हो नहीं सकते हैं। देखिए जो कानून के मॉडिफिकेशंस होते हैं, अमेंडमेंट्स इन लॉ, जी, वो तो केवल और केवल पार्लियामेंट कर सकता है। जी, संसद को ही अधिकार है कि वो कानूनों का संशोधन कर सके, जो किया भी उन्होंने। ये पूरी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सब आए, हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एज वेल एज आपका इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पीनल कोड 1816, सबको रिप्लेस करते हुए 1860, 1872 के एक्ट्स ये रिप्लेस हुए। और लेकिन इनके कोरोलरी ही सेक्शंस आए इनमें थोड़े चेंजेस के साथ ऑन द मेन विमेन डायनामिक्स। कोर्ट्स उन्हीं लॉज को इंटरप्रेट करते हैं, तो इंटरप्रेट करते करते तो कोर्ट सब कॉन्शियस हो गए हैं कि 498A पिटिशंस हैं, तो जरूरी नहीं है कि सब सच हो, विच इज क्वाइट सैड, क्योंकि जब एक जेन्युइन 498A केस आता है वो अब उसको भी वैसे ही देखा जाता है, पता नहीं है नहीं है, क्या है। करेक्ट। जैसे अगर किसी की डाउरी डेथ होती है, कई महिलाएं उसी पीरियड में जब डाउरी और इन सब चीजों की वजह से फांसी लगा देती हैं, क्रिटिकल लेंस से उसको देखेंगे कि मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जी, तो जजेस धीरे धीरे सोसाइटी की नीड समझते हुए सेंसिटाइज हो रहे हैं इन चीजों पर। अडल्ट्री पे अगर बात करें, इज अडल्ट्री इज नो लॉन्गर अ क्राइम इन इंडिया। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो मैं पढ़ के मैं पूछ रहा था। इन 2018 द सुप्रीम कोर्ट डिक्रिमिनलाइज अडल्ट्री। इट कैन स्टिल be a ground for divorce, but you can't send your spouse to jail for cheating anymore. The judgment came in a landmark Joseph Shine versus Union of India case. Do you think this is a fair judgment? It is the law. And personally, the Supreme Court is not infallible. of course it's not. Right. So you can make amendment changes and all that. It can be, laws can be criticized. हाँ, laws can be criticized. I just said it is the law as of now because देखिए
adultery can be a response to adultery. I have had cases where both partners are doing adultery, but adultery law, even before Joseph Schein, envisaged punishment only on the man. You could only send your husband to jail. So that was unfair. और दूसरी चीज ये होती है कि देखिए वो ग्राउंड फॉर डिवोर्स तो अभी भी है. ऐसा नहीं है कि इट इज बीइंग एनकरेज्ड एज अ प्रैक्टिस. व्हाट सोसाइटी इज एनकरेजिंग आर ह्यूजली अदर वियर्ड सोसाइटल प्रैक्टिसेस. आई डोंट नो इफ आप लोग अवेयर हैं कि देयर आर सर्टेन कपल्स हु आर there are platforms where partners are being swapped. इनके बारे में ये तो पहले नहीं थे, एटलीस्ट हमें तो नहीं पता था या इसके कोई रिकॉर्ड्स नहीं है कि 20 साल या 40 साल 50 साल पहले ये थे. एडल्ट्री क्रिमिनलाइज थी. अब आप सोचिए आप एडल्ट्री के क्रिमिनलाइजेशन को वापस ले आते हैं और ऐसे कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं, तो इसका तो बहुत ईजी है मिसयूज. आप खुद पसंद करते हैं ऐसी चीजें और उसके बाद आपने ऐसी चीज करने के लिए अपने पार्टनर को जेल भिजवा दी. तो रादर इट्स बेटर टू नॉट हैव इट एज अ क्रिमिनल एक्ट and to have it as a ground for divorce. You don't like someone, leave them. If for you, for most people, for me, loyalty is of extreme importance. So agar both for men and for women, both. For both, it should be, but you cannot force people. If there are two mutually adulterous people, but they are happy with each other, who are you and who am I to say anything to them? So in today's society, that is why I agree with the Joseph Schein judgment. I don't criticize it. I think it is good to have it as a ground for divorce and not to have it as a penal action. Different things. That's why when AI has come into law and it helps you with judgments and it helps you with various things. But can it totally replace the human brain? No. And the human element. Because to deal with a situation like this, one needs to balance their equities. तभी जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिटल रेप पर आते हैं, जो बहुत गलत है, जो किसी को नहीं करना चाहिए. किसी से भी नॉन कंसेंचुअली सेक्स नहीं होना चाहिए. पर आप सोचिए कि सम प्रोविजन जब 498 ए का ऐसा मैरिटल अभी भी तो जजमेंट आया ना कि इट्स नॉट कंसीडर्ड क्रिमिनल एक्ट. नहीं, क्योंकि मैरिटल रेप का कभी जैसे 376 था आईपीसी में रेप, तो मैरिटल रेप वाज नॉट देयर as a penal provision which had to be decriminalized. तो मांग हुई कई women rights ग्रुप की कि उसको लाया जाए, और गलत तो है ही, तो उस हिसाब से उनका कहना भी समझ में आता है, लेकिन उसके मिसयूज की पोटेंशियल की वजह से तो नहीं लाया गया. तो जो आपने मुझको पर्टिकुलर फैक्ट्स दिए, तो ये तो एक बहुत ही अजीब सा केस है जिसको उसके फैक्ट्स के हिसाब से किसी को करना पड़ेगा. अच्छा, अब मेंटेनेंस पे बात करते हैं. वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस इवन विदाउट डिवोर्स, ऐसा है? जी बिल्कुल. क्योंकि कई बार व्हाट हैपेंस इज द मैन वांट्स डिवोर्स. तो मैन वांट्स डिवोर्स, वाइफ डज नॉट वांट डिवोर्स, तो वाइफ कैन फाइल अ क्लेम फॉर मेंटेनेंस. तो आपके हिसाब से क्या होता है, मतलब यू हैव टू बी वो क्या वो डिनाई कर सकता है? मेंटेनेंस डिनाई करने के बड़े लिमिटेड ग्राउंड्स है, एडल्ट्री बीइंग वन ऑफ देम, कि भाई वो तो खुद ही किसी और के साथ है या किसी और के साथ रह रहे हैं. दूसरा कि वो खुद ही बहुत ही ज्यादा कमाते हों और उनको जरूरत नहीं. लेकिन हाँ, कई मेन डिनाई करते हैं मेंटेनेंस. तो भाई इसी में मतलब आई हैव दिस अंडर लॉज सेक्शन 125 सीआरपीसी. नाउ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता फ्रेमवर्क, मेंटेनेंस कैन बी sought while still legally married. What is the logic behind this? See, it is a provision 125 CRPC as well as in BNSS, which was there to prevent women from destitution. Men earn generally as per in a it is expected कि वो कमाएंगे और वो पैसे घर लाएंगे, वहां पर उनकी वाइफ होगी जिनका वो ख्याल रख रहे हैं हमें. पर अगर किसी कारण से वाइफ नहीं काम कर रही है, तो और मेन जो आदमी है वो वहां आ ही नहीं रहा है वापस अपने घर, तो उसका ख्याल कौन रखेगा? उसके लिए ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस्ड है. मान लीजिए जुडिशियल सेपरेशन में लोग रह रहे हैं, या वो ना डिवोर्स दे रहा है ना डिवोर्स ले रहा है, तो वो 125 सीआरपीसी की एप्लीकेशंस फाइल कर देती थी विमेन कि भाई मुझको ऐसे से बचाओ. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट्स ने होल्ड किया है कि जो उनका लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था पहले, उन्हीं स्टैंडर्ड्स के कमेंसरेट उसको रखा जाना चाहिए.
तो फिर उसके हिसाब से और रजनीश वर्सेस नेहा के एफिडेविट के अनुसार आपका मेंटेनेंस डिसाइड होता है। But I want your objective opinion on this. कि आजकल especially amongst men, they're saying that marriages have become very risky. Do you agree or are you skeptical या you dismiss it? मतलब कि I don't think it is an untrue statement that men have become more skeptical on marriage. They have. इसमें तो चाहे वो ओवरथिंक कर रहे हों पर वो फील तो ऐसे ही करते हैं। अधिकांश हम सबके दोस्त आप ले लेंगे, कई लोग ले लेंगे, तो वो यही फील कर रहे हैं बिकॉज आसपास कई मैरिजेस ब्रेक हो रही, कई मतलब स्कूल टाइम लेवल्स भी जाकर मैरिज के इंस्टीट्यूशन के no examples here. उसको नहीं फेस कर पा रहे। तो ये तो बात है कि ऐसी एक फीलिंग आ गई। दूसरी तरफ भी आ गई है, women also think that they need to prioritize their careers as much as men, which means they don't need children, they don't need marriage. और आप उनकी तरफ भी देखेंगे कि वो भी सोचते हैं कि हम ऐसे ही जी लेते हैं। तो ये हो रहा है दोनों तरफ। मेरा पर्सनली इसमें मतलब आई नो बट मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि मेन में वो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आ जाती है बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट्स ऑल अबाउट द मनी। Money is an issue. It is the toll it has on your mental health and the sadism in people, in some of the female partners that these men have got. कई बार हम भी देखते हैं कि महिलाएं भी इसलिए पैसा नहीं मांग रही होती हैं कि उनको चाहिए होता है, वो एक तरीके का दुख पहुंचाने के लिए, एक दंश देने के लिए कि देखो अब तुम्हारा ये मैंने नलका खोल दिया है मेंटेनेंस का, ये चलता रहेगा। तो वो कई आदमी उसको पचा नहीं पाते हैं, फिर दे कैन नॉट रिमेन ब्रॉड शोल्डर्ड विद समथिंग लाइक दिस एंड दे डोंट वांट दिस टू हैपन कि मैं 20,000 रुपए हर महीने गरीबों में बांट दूंगा पर मैं 20,000 रुपए इसको नहीं दूंगा। तो उसका फिर वो मेंटल एंस्ट उनको खाता रहता है। जब तक सिस्टम करेक्शनल होता है वो अपना टाइम लेता है और सबकी लाइफ आगे निकल चुकी होती हैं, तब तक रिकवरी केसेस फाइल हो रहे होते हैं उन पैसों के लिए जो आदमी ने नहीं दिए होते। डिवोर्स के बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, मेंटल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, व्हाटएवर, एंड both any gender could be accused of it. Especially from a perspective of a woman, it has become, अभी हम नीचे भी डिस्कस कर रहे थे, it has become about a business deal and extracting the maximum amount of money. What do you think कि ये साइकी इतना और ये माइंडसेट women इतनी रेगुलरली क्यों कर रही है? What is the psyche behind that? ऐसा होता है जो आपने कहा, और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि असली जंग किन किरदारों के बीच में हो रही है। मैं वो मेंटल साइकी समझना चाहता मैं आपको वही मेंटल साइकी बता रहा हूँ कि असली जंग इवन इन डिवोर्स केसेस मैंने जितना देखा है, हस्बैंड वाइफ से भी ज्यादा कई बार वो होता है हस्बैंड और वाइफ का भाई, वाइफ का पिता, हूँ। जो अपनी शादी के खर्चे वसूल करना चाह रहे हैं। राइट। दूसरी तरफ भी एक आदमी ही होता है। ये आदमियों को समझना चाहिए राइट कि एंड इट इज द फ्रेजाइल मेल ईगो विच इज ड्राइविंग दीज बैटल्स। कि मैंने शादी इतने तामझाम से कराई दी, बारात का ऐसा वेलकम किया, 50 लाख 1 करोड़ खर्च कर दिए। राइट। क्योंकि एलिमनी, मेंटेनेंस, हमारे डिवोर्स लॉज बीवी के बाप के खर्चों को नहीं अकाउंट करते। वो वापस मिलेंगे कहीं नहीं लिखा है, वो तो एक पार्टी थी जो आपने अपने मन से दी। तो लीगली तो उसकी कहीं कोई स्टैंडिंग ही नहीं है। मैं देखता हूँ ये कई बार महिला पक्ष की तरफ से हम खड़े होते हैं तो नेचुरली उनके भी पैसे तो लगे ही होते हैं, बट दे हैव अ हार्ड टाइम टू अंडरस्टैंड कि वो पैसे ऐसे नहीं वापस ले सकते हो क्योंकि डिवोर्स हो रहा है। कि भाई हमने तो 500 लोगों को खाना खिलाया था, तो क्या वो हस्बैंड से पूछ के खिलाया था? तो क्योंकि उसका लीगल बेसिस नहीं होता है, कई बार वो बिटरनेस वहां से आ रही होती है। दूसरा वो बिटरनेस जो आपने कहा है, यस, मैं उसका एक टर्म में बोल रहा हूँ, पीपल हैव बिकम सैडिस्टिक व्हेन यू कम इनटू द मैट्रिमोनियल लिटिगेशन, यू कम एज, मतलब यू आर सैडिस्टिक दैट वे। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस आपको अभी बताता हूँ, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में तय हुआ। इसमें क्या हुआ था कि डिवोर्स मिल गया है आदमी को, इज डिवोर्स्ड, लेकिन डिवोर्स देते हुए आदमी को फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट ने
गुजरात हाई कोर्ट ने कुछ फाइंडिंग्स दे दी अगेंस्ट द वुमेन, कुछ फाइंडिंग्स दी थी अगेंस्ट द वुमेन। ऑब्जर्वेशन कर दिया कि वुमन का कंडक्ट ठीक नहीं था, जैसा ऑब्जर्वेशन अभी आपने किया वैसा ही, वो बिटर थी, ये था। अब उस वुमन ने उन फाइंडिंग्स को, उन ऑब्जर्वेशंस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कि चलो डिवोर्स कर दिया, मेरे बारे में ये क्यों कहा है, इसको तो हटा दो, डिवोर्स हो गया है, ये मेरे विषय में इतनी गंदी गंदी बातें कोई एक जजमेंट में रहे तो ये तो हटा दो। अब आप सोचिए वो हस्बैंड ने वहां ऑब्जेक्ट किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बार बार पूछा उस हस्बैंड से, तुम क्या चाहते, तुम्हें डिवोर्स मिल गया ना, तो बंद कर दो। तो हस्बैंड बोलता है हाँ मुझको डिवोर्स मिल गया, और वो मिला नहीं, मुझे लेना पड़ा। और फिर वो कहता है मेरे ऊपर हुए 75 गलत मुकदमों का क्या। अब आप इसको एज अ जज देखो, who has to resolve the 100 cases before him, real issues before him. Here divorce is granted, question is only of the statements. Both have a case. The woman wants to move on, but the man is the sadist, effectively, because he wants revenge ना, उसने एक प्रोसेस में कितना गो थ्रू कर लिया ना, तो इसलिए वो वहां की लड़ाई लड़ने भी वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच। तो ऐसी फैक्ट सिचुएशंस में आप सबसे मैं पूछ रहा हूँ, आप भी देख सकते हैं, आप खुद को कहाँ देखेंगे। एंड अगर किसी ने इसको आंसर किया तो आपके कमेंट स्ट्रीम में आप देखोगे दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स बड़े अच्छे हैं। तो एनीथिंग कैन हैपन, राइट? सो पीपल, दैट इज व्हाई बिकम वेरी बिटर, बिकॉज इट इज द बैटल ऑफ द बेडरूम। People are most open in their bedrooms. People do everything without any judgment in their bedrooms. Correct. जब वहाँ की कहानियां बाहर आती हैं, it cannot be pretty. एलिमनी डिसाइड होती है, मेंटेनेंस डिसाइड होती है। थोड़ा इसके बारे में बताइए कि किन किन फैक्टर्स पे जज डिसाइड करता है कि वाइफ को एलिमनी या मेंटेनेंस मिलना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि रजनीश वर्सेस नेहा का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, अगर आप गूगल सर्च भी करेंगे इंडियन कानून में भी आपको मिल जाएगा, वरना लीगल इंजन्स मनुपात्रा SCC ऑनलाइन है उन पे भी मिल जाएगा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल्ड पैरामीटर्स ले डाउन किए हुए हैं कि इनकम क्या है, पहले क्या रही है, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, और क्या नीड है, किसी का क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है जो एक्सपेक्टेड है, तो इन चीज़ों पर रहता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि अगर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है कोई भी महिला, उसको मेंटेनेंस दिया जाए, बट अगर फाइनेंशियली अच्छा कमा रही है उसके बावजूद ही हम देखते हैं कि मेंटेनेंस कोर्ट बोल देता है कि आपको मिलना चाहिए। उसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, एक ही कारण हो सकता है ऐसे में, जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मान लीजिए कि पति साल में 5 करोड़ कमाता है और महिला साल में 10 लाख कमाती है। 10 लाख कोई बुरा अमाउंट नहीं, ठीक ठाक अमाउंट है, पर 5 करोड़ तो 5 करोड़ है। So the courts try to handle that question on standard of living basis. What she would have lived as if she were his wife, loved wife. तो कोर्ट्स इसीलिए कई बार ऐसी महिलाओं को भी मेंटेनेंस अवॉर्ड कर देते हैं। और दूसरी चीज होती है चिल्ड्रन। अधिकांश केसेस में चिल्ड्रन को महिलाएं रेयर कर रही होती हैं, तो इसीलिए उनके भरण पोषण के लिए भी कोर्ट्स अवार्ड देते थे। तो कभी आपकी मतलब आई एम श्योर केसेस होंगे, थोड़ा सा इफ यू कैन गिव अस लिटिल एग्जांपल्स अबाउट व्हेन द मैन हैज बीन गिवन द एलिमनी और द मेंटेनेंस और व्हाटएवर, और किस किस कंडीशंस के अंदर एक आदमी को एलिमनी या मेंटेनेंस मिल सकती है। इन माय एक्सपीरियंस नेवर। आई हैव स्पोकन ऑन दिस टू माय फ्रेंड्स आल्सो। इट हैज हैपेंड with no one, but there have been very rare. हाँ, बट वो इतने रेयर ब्रीड हैं कि उस पर कोई ऐसे भी कोई मेजर जजमेंट्स नहीं बने। ऐसा अभी भी बहुत कम हो रहा होगा, अगर कहीं हो रहा होगा। मैं तो एक भी बार ऐसी सिचुएशन में नहीं आया। हाँ, ऐसी सिचुएशन में आया हूँ कि महिलाएं इतनी त्रस्त हो गई हैं कि बोल रही हैं हमें कुछ नहीं लेना। ऐसी महिलाएं हैं आज की डेट में, बहुत कम है, ये भी बहुत रेयर है। बट ये कि पुरुष पक्ष को कुछ मिला हो, मैंने तो एक भी नहीं सुना, पढ़ा भी नहीं। बिकॉज आप जेंडर्स अलग हो, वो बायोलॉजिकली और डिफरेंट एंड इनहेरेंटली आपके दिमाग में बता दिया गया है कि ब्रेड विनर एक आदमी का काम है, कि आपको पैसे कमाने, और महिला जो है वो ब्रेड विनर नहीं होती, वो होम मेकर है, वो हमेशा डिपेंडेंट रहेगी, उसको इसलिए पैसे की हमेशा जरूरत रहेगी। तो इसलिए शायद से ये चीज़ है, या सर्टेनली द रीजन। जैसे कहते हैं ना कि एक आदमी जब पैसे कमाता है तो वो परिवार के लिए कमाता है, महिला जब पैसे कमाती है तो अपनी आजादी के। हाउ डू यू थिंक दिस? ऐसा ही है, क्योंकि
जब मेंटेनेंस अमाउंट तय हो रहे होते हैं तो कोर्ट पुरुष और महिला को देख रही होती है। वो ये नहीं देख रही होती कि महिला को उसके पिता या उसके भाई से कितना सपोर्ट मिल रहा है, और वो ये भी नहीं देख रही होती है कि पुरुष ने जो कमाया है उसका कितना भाग उसको अपनी बहन या अपनी माता के ऊपर खर्च करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जैसा मैंने कहा, लॉ इज स्लांटेड टुवर्ड्स हेल्पिंग द वुमेन मोर बिकॉज ऑफ द हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन दे हैव फेस्ड। आपके अकॉर्डिंग डिवोर्स प्रोसेस इंडिया में अननेसेसरी लेंदी और इमोशनल ट्रेनिंग है? बिल्कुल है। व्हाट डू यू थिंक इज द सॉल्यूशन? क्या कर सकते हैं कि मतलब एक साइड चाहता है आउट ऑफ कोर्ट डिवोर्स हो जाए, एक साइड चाहता है आउट ऑफ कोर्ट नहीं, बट दोनों में Catch up हो जाए। ईगो क्लैश है और दोनों नोबडी वांट्स टू बज एंड बोले कि हम फाइट करके जाएंगे, कोर्ट में ही ले जाएंगे जहां तक जितना वैसा भी दिमाग कुछ टाइम में ठीक हो जाता है जब, क्योंकि इतना एक्सक्रूशिएटिंग प्रोसेस रहता है, लीगल प्रोसेस रहता है, बिल्कुल। तो होश ठिकाने आ जाते हैं। और लंबी लंबी कोर्ट बैटल्स के बाद जजेस ही बोलते हैं कि यार तुम बाहर क्यों नहीं रिजॉल्व कर लेते। अभी करिश्मा कपूर हस्बैंड डाइड, तो उनकी द पर्सन हुज डेड, हिज मदर, इनका भी जो लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसमें भी तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको कहा कि जाकर मीडिएशन करो। क्यों? क्योंकि कई चीजें लीगल प्रिंसिपल्स नहीं तय करते हैं, कई चीजें एक बहुत इनफॉर्मल वे में ही तय होनी चाहिए, और बेहतर रहता है अगर ऐसा हो जाए, वरना एज पर द लॉ डिवोर्स ट्रायल शुड बी ओवर इन 6 months। कौन सा हो रहा है? हो ही नहीं सकता है। पहले आप अपनी पिटिशन डालोगे, दूसरा साइड उसको रिस्पॉन्ड करेगा, फिर आप अपना रेप्लिकेशन डालोगे, फिर आप एविडेंस लीड करना शुरू करोगे, 1 गवाह 2 गवाह 3 गवाह, उन सब की क्रॉस एग्जामिनेशन, फिर तुम्हारे गवाह 1 गवाह 2 गवाह 3 गवाह, फिर उनकी क्रॉस एग्जामिनेशन। उसके बाद जो है एप्लीकेशन आएगी, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स डालना है, ये करना है, वो करना है, सेक्शन 91 की एप्लीकेशन आएगी, किसी भी चीज़ की आएगी, फिर अल्टीमेटली जाकर फिर आर्ग्यूमेंट्स। तो मैंने जो अभी इतना बोला, दिस इज एन एवरेज टाइम ऑफ एटलीस्ट 2-3 years if your lawyers are proactive. So either go through it and then you may get courts can after all of this say no cases made out for divorce, go back. जब हम इंटीमेसी की बात करते हैं, अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे दैट सेक्स माइट आल्सो बी वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स है। मेजरली इट्स बाय द वुमन who goes to the court and says that on the basis of sex or physical intimacy मुझे डिवोर्स चाहिए। तो on what grounds does the court decide and what factors play in जब आप ऐसे कोई केसेस आते हैं? देखो, फैक्टर तो ऑब्जेक्टिवली लीगली स्पीकिंग क्रूअल्टी है कि क्या ये क्रूअल बिहेवियर है। जैसे एक पति को कंसिस्टेंट, So that will also be considered cruelty. yes, denial of sex by the woman to the man right now is cruel, and not satisfying the woman, That is also considered. that is also cruel. And let me tell you that women, But if, for instance, he has a medical issue, the man, right? But that's not in his control. I understand, होता है, कईयों को हुआ है, but that cannot be the ground for a woman to suffer in marriage. That is cruel if that was not disclosed prior to marriage, if she had no idea of it. Ultimately, sex is at the foundation of marriage. Marriage is a license to have sex, societally accepted license to have sex. So that is what ultimately वो marriage ही उससे, society उससे चलती है। तो अब ऐसा होने लग गया है लेकिन कि देखिए, पुरुषों का प्रोसेस तो at sexual culmination is very well known. It all ends the same way when they are done. Then they have ejaculated. For women, they can have multiple orgasms, and many of them did not even, they still don't know it in the rural city. उनको तो पता चल रहा है कि ऐसी भी कोई चीज होती है, या उनको भी ये फील करना चाहिए। Modern women are they know about it, more informed and more. so they want it. And when they want it, and if they are not getting it, all these things become huge issues which are argued in the divorce cases. Problem ये हो गई है इंडिया में कि divorce is not just a legal thing. Divorce is a societal stigma and a societal challenge. But the field is left only to the lawyers, just as a marriage field is left only to the priests. तो प्रॉब्लम हो जाती है कि डिवोर्स को रोकने के लिए कई एजेंसीज को इंटरप्ले करना पड़ेगा। डॉक्टर्स, थेरेपिस्ट्स, काउंसलर्स, फैमिली एल्डर्स विदाउट मॉरल जजमेंट। मतलब हमें स्टैट्यूटरी ऐसी बॉडीज बनानी चाहिए कि भाई 2 लोगों की शादी हुई है, हो रही है, तो एक
डेडिकेटेड काउंसलर होना चाहिए जिसके पास आप जाओगे और वही आपका प्रीनप बनाते हैं। आप दोनों पक्ष अपने आउटलाइन कर दो कि आपके पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हो सकते, ताकि जब वो हो रहे हो आपके पास स्टैंडर्ड्स हो टू कम बैक। फिर थेरेपिस्ट्स हो या मेडिकल इश्यूज हैं किसी को तो डॉक्टर्स हो, जो भी हो वो इन चीजों को डील करें। और तब भी नहीं सुलझ रहे हैं तब आप एक लीगल प्रोसेस में आ गए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, शादी हो रही सीधे 1 साल का वो कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, तब तक कोई केस आप नहीं डाल सकते 1 ईयर तक टिल मैरिज। सीधे वकील के पास आ गए हो और बेचारे कई वकीलों के पास तो केस ही नहीं है और जो है वो चीप फॉर्मेट लेकर बैठे हुए, वो ड्राफ्ट यहाँ ना तो उसी में डाले, नाम एडिट करे, बस हो गया। Men are not honest at times, women are not honest at times, and there is an ulterior motive, and then that's a spiral that जो आप बता रहे थे कि that leads to certain situations and people getting divorces and things getting ugly and all of that. तो यश, अगर आपने देखा हो जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का ट्रायल, Yeah, the live stream. Yeah, I saw it. Yeah. ऑल इंस्टा, फेसबुक, Yeah, that was very ugly. Yeah. I would say it was very beautiful. I will not say it was ugly. मैं बताऊं क्यों? Of course, the details because maybe everyone saw it for the first time. कि भाई बेड पर एक्सक्रीटा पड़ा है and ये सब चीजें हो रही हैं at people who are at the helm of financial success of societal success. जब वो एक रेड कारपेट पे आते होंगे तब लोग वैसा कपल बनना चाहते हैं और उनकी रियलिटी है तो यही। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ बेड पर एक्सक्रीटा, बट यही रियलिटी ऑलमोस्ट हर मैरिज की है। हर वो दोस्त, हर वो पर्सन जो अपनी मैरिज को हार्ड सेल कर रहा है कि सब चंगा है, सब बढ़िया है, जो बेस्ट इंस्टाग्राम स्टोरीज हैं एंड पोस्ट्स हैं एंड फेसबुक पोस्ट्स हैं, रियलिटी में दे ऑल हैव चैलेंजेस। द पॉइंट इज हाउ टू रिजॉल्व देम एंड सोसाइटी इज ऑल्सो द सेम एज इट वॉज इन द जॉनी डेप एम्बर हर्ड ट्रायल कि भाई उनके क्रॉस एग्जामिनेशन, उसके सारी स्टेजेस को सब ने फॉलो किया कि क्या हो रहा है, अब चलो सब देखते हैं। पूरी दुनिया ने फॉलो किया। क्यों किया? इतने घंटे तो बेचारे इतने आचार्य लोग बोलते रहते हैं, उनको तो नहीं कर रहे ऐसे फॉलो। उस ट्रायल को इंडियन मिडिल क्लास ने भी क्यों इतना फॉलो किया? बिकॉज दे वर वाइबिंग विद इट, दे वर रिलेटिंग टू इट। हियर वाज अ man put in a dock who was able to somehow get the sympathy of global middle class. Yeah. Why? Because somewhere this is the dirty underbelly of every society, including ours. And what can we all do to resolve this? That is why मैं एक specific solution के साथ बैठा हूँ आपके साथ कि भाई एक इंटरप्ले अगर हम डिफरेंट एजेंसीज का कर दें तो कोशिश कर सकते हैं इन चीजों को कम से कम कर दिया जाए। हमारे प्रदेश के पास इतना सुंदर मौका था यूसीसी में, पर उसमें भी वो पेरेंटल परमिशन और ये सब चीजों में रह गए। वो इस पर कुछ ला सकते थे, तो क्या पता यहाँ से चीजें इंप्रूव होती। उत्तराखंड के भी कोई हाल बहुत अच्छे नहीं है, यहाँ की फैमिली कोर्ट्स ओवरलोडेड हैं, खासकर देहरादून शहर। और इतना फनी हो जाता है, पता है, फैमिली कोर्ट्स में हर कोई एक दूसरे से शक्ल छुपा रहा होता है क्योंकि कोई चाहता नहीं है कि वो दिख जाए। अरे बेटा, नहीं वो भी तुम्हारे क्लाइंट है, ओहो उन्होंने मुझको देख लिया है, उनको मत बताना बेटा। चलो नहीं बताते, और वो खुद जाकर कोई रोक सकता है उसको तुम्हारे केस की सुनवाई में वहीं जाकर खड़े हो जाने पे। वेरी फनी थिंग, अभी आपने वो जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का बताया एंड कि पिक्चर हमें ऐसी मिलती है कि इतना परफेक्ट कपल है, हॉलीवुड कपल है, इट कपल है, रेड कार्पेट चल रहे हैं और ऑफ दैट। ये हमें लगता है, क्यों लगता है? बिकॉज इट हैज़ बीन फेड टू अस बाय मीडिया, राइट? हमने टीवी में देखा है, हमने इंटरनेट पे देखा है। कमिंग टू द एक्सट्रापोलेशन ऑफ द स्वैंकी लाइफस्टाइल ऑन सोशल मीडिया एंड द डेटिंग एप्स, do you think that has also affected the relationships and the breakdown of also relationships in the Indian society? आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया का क्या रोल था? देखो, मेरा इस पर एक बहुत नुआंस्ड व्यू है। मेरे हिसाब से वो अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर देखिए, कई लोग सोशल मीडिया, जैसे मैं खुद अपनी बात करूं, नहीं, हमारा मैंने इसलिए भी पूछा क्योंकि अनफॉर्चुनेट कि हमारी ऐसी सोसाइटी नहीं थी, दिखावे की सोसाइटी बन गई। हाँ, पर मैं आपको एक चीज ये बता रहा हूँ कि कई लोग हो सकता है सोशल मीडिया यूज कर रहे हो टू मेंटेन अ रिकॉर्ड।
कि भाई देखो मैंने ये चीज़ें देखी या मैंने ये किया। जैसे पुराने, अगर आप, मेरे फादर साहब हैं या उनके जनरेशन के लोग डायरी लिखते थे कि मैं यहाँ गया, उन्होंने अपनी ट्रैवल को जर्नल कर दिया। अब हमें तो हम क्या नहीं, वो रिकॉर्ड नहीं बना, आप रिकॉर्ड, आप फोटो लो, पर उसको दिखाओ क्यों? दिखा मैं वो उसी पर आ रहा हूँ। वो सोशल एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं, वो अलग है। देखो क्या होता है, हो सकता है कि कोई सोशल एंगेजमेंट के लिए ना कर रहा हो, वो अपनी खुशी के लिए वो एक जगह गया, उसमें वो खुश हुआ, उसने बहुत सुंदर चीज कैप्चर करी, उसने आउट देयर रख दी। मैं वहां तक तो गलत नहीं मांगता हूँ। हाँ, पर जहाँ वो थर्स्ट ट्रैप्स होते हैं या जहाँ वो ऐसी चीजें होती है कि भाई आओ मेरे को लाइक्स दो, कमेंट्स दो, मेरे शेयर्स करो, मेरे पोस्ट पे एंगेज करो, वहां पर वो प्रॉब्लम शुरू होती है जो आप कह रहे हो। और फिर बेचारे लोग जो अपने नॉर्मल जिंदगी में बैठे हैं, वो देखने की अच्छा ये अब यहाँ चले गए, ये वहां चले गए, ये वहां चले गए, तो वो फिर उनकी अंदर की एक फ्रस्ट्रेशन इग्नाइट करता है। तो वो इसलिए फ्रस्ट्रेट होते हैं, और वो इसलिए होते हैं कि उनको इतना एंगेजमेंट नहीं मिला, और ये होते हैं कि भाई मैं तो यहाँ बैठा हूँ। तो वो एक प्रॉब्लम तो है, और वो कंट्रीब्यूटर है, वो कंट्रीब्यूट करता है इन डिवोर्स ऑल्सो, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन इसको ऐसे देखा जा सकता है कि देखिए ऐसा क्यों होता है, हम ये भी समझें। सी, एज ह्यूमन बींग्स हम लोग अपना बेस्ट वर्जन अपने आगे रखना चाहते हैं। करेक्ट। हम यहाँ बैठे हैं, आप भी अच्छे कपड़ों में बैठे हैं, मैं भी देखकर ही बैठ के पहना हूँ। तो क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में हो तो हम अपना बेस्ट दिखें, हम अपने वर्स्ट एस्पेक्ट्स नहीं दिखाना चाहते। करेक्ट। और वो इसलिए भी नहीं दिखाना चाहते क्योंकि कोई वल्नरेबिलिटी अपनी स्लीव पर नहीं वेयर करना चाहता। कोई नहीं चाहता है कि वो इस तरीके से डिप्रेस्ड है या सैड फील कर रहा है, उसको इमीडिएटली शेयर कर दे। एक्सेप्ट एक जो आप एक्सेप्शंस देखते हैं, व्हेन से पीपल लूज समवन, देन दे राइट अबाउट देम, दे राइट एन एपिटाफ, दे राइट एन ओबिचुरी कि भाई ऐसे थे वो। बट मेरा मूड खराब है, उस समय आप एक गंदी सी फोटो डाल दो, ऐसे लोग नहीं करते। उस समय हमें ट्रेन किया जाता है कि अपने बैड इमोशंस को हम खुद प्रोसेस करें, अपने गुड इमोशंस को पे हम वाहवाही लें। तो ये तो एक सोसाइटल कंस्ट्रक्ट है, वो तो वही रहेगा, हम किसी को नहीं कंट्रोल कर सकते। पर हमें एज अ कपल या एज अ पर्सन क्या उससे ड्रॉ करना है, वो हमें देखना चाहिए। I'm not kidding about divorce and all, but generally I'm talking about relationships and how young people have become in India very materialistic. Boys are all about, especially the young boys who, कि अगर लड़की को इम्प्रेस करना है, पैसे से इम्प्रेस कर दिया, गाड़ी में घुमा दिया, शॉपिंग कर दिया, दैट्स व्हाट द बॉय इज डूइंग। मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू, ट्राइंग टू गिव यू पर्सपेक्टिव कि मतलब क्या है कि रिलेशनशिप में लड़का क्या करता है, लड़का तो ये कर रहा है कि फ्लेक्सिंग, वुमन इज ट्राइंग टू बी प्रिटी ऑन द इंटरनेट। तो वो भी कहाँ मिला उसको लड़का, वो भी तो सोशल मीडिया पे मिला होगा ना, या अगर सोशल मीडिया पे ना मिला हो तो उसने, लड़के ने देखा होगा, उसने अप्रोच करा होगा। लड़की तो अप्रोच नहीं करती है जनरल, मतलब अमूमन तौर पे, दे कैन ऑलवेज बी प्रोग्रेसिव वुमेन हु, आई एम जनरली सेइंग कि इट्स ऑलवेज द गाय हु जनरली अप्रोचेस। ये साइकी क्या दर्शाता है, मतलब रिलेशनशिप के डायनामिक्स क्या है? इज इट इक्वल, इज इट मोर वुमन सेंट्रिक, इज इट मोर इट इज जेंडर न्यूट्रल? क्योंकि ये बहुत मेजर फैक्टर है एक रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने में या उसको तोड़ने में, या वो, और वो पता चलता है कि रिलेशनशिप कहाँ तक जाएगा। तो यही जो आप कह रहे हैं, आप देखो ना, एट द बेस ऑफ इट इज द सेम इशू। द मैन हैज टू बी द प्रोवाइडर, सो ही इज फ्लेक्सिंग हिज मनी। द वुमन इज ट्राइंग टू से कि भाई, मतलब अभी के एग्जाम्पल में कि here I am in my best, most pretty and beautiful version. तो deep down तो वही patriarchal concepts ही हैं ये दोनों। This is very surface level ना? It is very very surface level. From both. तो maybe at that age with this generation those hormones are very but it is unfortunate also, अभिजय, as you mature, ये तो चलो I can understand कि देखिए जंजीज 20s में कर रहा होगा, ठीक है, अर्ली 30s तक भी आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ी मेच्योरिटी वगैरह आ जाती है, बट इट इज ऑल अबाउट द सर्फेस लेवल ऑल्सो। व्हेन यू कम इन योर 30s एंड यू आर ट्राइंग टू गेट मैरिड एंड ऑल,
आप रिलेशनशिप पे जाना चाहते हो तो एक्सपेक्टेशन तो लड़के से भी ये होती है ना कि आप कितना कमाते हैं। हाँ अच्छा साथ तो नहीं देख रहा है, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़की पे हमें सुंदर लड़की चाहिए, अरे भैया उसका नेचर भी कंपैटिबिलिटी देख लो, बट इट इज अ बिजनेस डील कि वो इट शुड बी अ विन विन फ्रॉम अ मैन्स पर्सपेक्टिव। दे वांट कि मुझे सुंदर लड़की मिले, सुंदर लड़की चाहती है मुझे अमीर अमीर लड़का मिले, इट्स अ विन विन, दोनों को मिल गया, चलो शादी कर लेते हैं। तो ये बहुत बहुत ये भी सरफेस लेवल ही है ना, मतलब टोटली सरफेस लेवल है, लोग वैलिडेशन के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं और वो वैलिडेशन की नीड ही उनको मैरिज तक भी ले जाती है, बाद में डिवोर्स तक भी ले जाती ये जो माइंडसेट है, अगर लड़का भी चेंज कर ले लड़की भी चेंज कर ले, डोंट यू थिंक दे विल बी इन अ हैप्पियर प्लेस? है। ऑफ कोर्स, बट यही तो वो नहीं कर पा रहे हैं चेंज, इसी के लिए तो वो ढूंढते ढूंढते बीचेस पर जाते हैं, पहाड़ों में आते हैं। लड़के भी naturally are gravitated toward beautiful women, but women can accept a very average looking or a below average looking, but he should be rich. वो accept वो कर लेगी. It's all about the money there. Right? Yes. That's what the power dynamics is, and what is the requirement from both sexes. ये एक वो रहता है. But अगर एक लड़की ये सोचे कि I'm doing okay, लड़का भी मतलब कमाना नहीं आया, ये भी नहीं मैं एक्सपेक्ट कर रहा कि लड़की ये बोले कि मतलब मैं यू शुड बी इंडिपेंडेंट, एंड ठीक है जो भी we'll try to make a better life and we'll try to push each other and a happy cohesive marriage and a relationship, and we grow together as individual personally and professionally. I will go back to the men behind the curtains, even for such women. What is the expectation of her father? Her father, she has been her papa's परी. हाँ, और वो पापा की परी फिर ऐसे ही ढूंढती रहती है एक दूसरा परा, वो उसको मिलता नहीं है। तो ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न ये है कि ब्रदर भी, फादर भी, इवन वो खुद भी जिस सोसाइटी में बड़ी हुई है, उसने रियलाइज़ करा है कि बेचारे लड़के जिम हिट कर रहे हैं, बॉडी बना रहे हैं, पर अल्टीमेटली you put it to, forget the guys, you put it to women, you know, between looks and money. Your assessment, as you just put it, would be endorsed by most of them. And even if they say the opposite, in reality you will see the opposite. लोग सोशली करेक्ट होने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए देखिए क्या है कि I know of people, and history speaks of such people, where a woman has trusted an average earning guy, and they make a beautiful home, and then the guy can earn crazy amounts of money with that support, and they both can do very well. मैं तो कहता हूँ opposite भी true हो सकता है, पर वो bold choices करने की हिम्मत हमारी जनरेशन और हमारे बाद आ रही जनरेशन में खत्म होती जाए, for the easy picking. मॉडर्न हुई है सोसाइटी, स्पेशली हमारी इंडियन सोसाइटी। लड़कियां पहले काम वाम नहीं करती थी, अगर हम आज से 30-40 साल पहले करती थी, लेकिन बहुत कम अब तो you see women in all industries, all sectors, they are doing well. उनसे एक्सपेक्टेशन तो नहीं है, लड़के से है। लड़का अगर जॉब छोड़ दे, that is an issue, but if an independent feminist woman doing well for herself leaves her job in a relationship, she will not be asked by the society. But if a man does it, he will have questions from the woman, her family, and the society. Why do you think that still exists? इस सारी डिस्कशन के बीच जो आप भी अभी कह रहे हैं, वो उसी पेट्रियार्की में ही है, that expectation that the man has to be the provider. Now, I know of people who have agreed to veto the expectation, do the opposite. I know of people where the man has quit his job and is doing household work. They both are happy. Ultimately, the woman is working. And the woman is working. And the woman is happy. And the woman is happy. It is working for them. Then वो बोलते हैं ना, अपना काम है बनता तो क्या हो जनता का, तो वही है सिचुएशन। ऐसी
discourse में. Ultimately, two people, a man and a woman, a husband and a wife, should only look at what makes them happy, what works for them. आप किसी यंग कपल को शादी अगर हो रही है, 3 एडवाइस क्या दोगे? पहला तो मैं ये देता हूँ, क्योंकि मैं देता रहता हूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रीनप तो इंडिया में इलीगल है, मतलब लीगल नहीं हुआ है. आई विल नॉट से ऑल्टरनेटिव क्या होगा? मतलब अगर at least don't want any bad faith or take either side taking advantage of each other, एक कुछ तो solution alternative at least have a frank and clear discussions on it. on finances, especially Finances, sex, family, kids, when to have kids, careers, household expectations, everything. Discuss it out. दूसरी एडवाइस आफ्टर दिस ये रहेगी, नो योर बाउंड्रीज बट डोंट बी टू सेंसिटिव, बी प्रिपेयर्ड फॉर अ कंप्लीट अपहीवल. देखिए, जब एक मतलब लड़की के लिए तो सब कुछ ही चेंज हो जाता है पोस्ट मैरिज, पर आप एक बार पॉज करके देखिए, लड़के के लिए भी बहुत कुछ चेंज होता है. दोनों के चाहिए. उसका बेडरूम उसका नहीं रहता, उसकी कबर्ड उसकी नहीं रहती, हर चीज एक शेयर्ड चीज हो जाती है. तो उन चीजों के लिए भी वन हैज टू हैव दैट काइंड ऑफ प्रिपरेशन. And number 3 thing is that be prepared. मतलब if you have to be adjusting, it does not mean you have to take abuse. That should not be normalized. No kind of abuse should be normalized. And if it is happening, there are various things. The law is there with you. It should be exercised. Indian marriages वगैरह हैं, are they going to improve? Are they going to evolve? क्या चेंज होगा? मेन की एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी? वेमेन की एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी? आगे आर things going to get better when as far as relationships are concerned? What do you think? I don't want to end this with a gloomy note, but I think society is going to see more upheaval. अच्छा, so you're pessimistic. I will not say I am pessimistic in a medium term or long term. My answer is अभी अगले 5-10 सालों में जैसा आतम सुभाष के साथ हुआ है, सैडली हमें देखने को मिलेंगी ये चीजें, ऐसी और चीजें हो रही होंगी. फिर होपफुली एक सोसाइटल अवेकनिंग से हमारे लॉज एक ब्रॉड प्रैग्मेटिक सिस्टम को देखेंगे एंड वी विल बी एबल टू रिजॉल्व दिस, बट इट विल टेक टाइम. जब हम छोटे थे और बड़ी न्यूज़पेपर्स में वो मैरिज का पेज होता था, उसमें आता था वांटेड दिस, कि उसकी हाइट ये, उसकी कास्ट ये, उस पद्धति से तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बहुत स्नेल की पेस पर बढ़ रहे हैं, पर हम अलग प्रॉब्लम्स में फंस रहे हैं. तो उन प्रॉब्लम्स को कैसे डील कर पाएंगे, हमने जो ये पूरा डिस्कशन किया, मैं वही कहूँगा कि आप क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अगर इन्वॉल्व रखेंगे एक प्रोडक्टिव वे में, एक नॉन जजमेंटल वे में, तो बहुत चीज़ें इंप्रूव हो सकती और होंगी. पर मेरा शॉर्ट टर्म आंसर है, शॉर्ट टर्म में नहीं होगी, शॉर्ट टर्म में अपहीवल बढ़ता रहेगा और मीडियम लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें इंप्रूव हो. एलिमनी पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है. अगर मेंटेनेंस की बात करें तो कोर्ट कौन कौन सी प्रॉपर्टीज अटैच कर सकता है और बोल सकता है कोर्ट को कि ये आपको वाइफ को देना है या वुमन को देना है रिलेशनशिप में? मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज अटैच हो सकती है? देखिए, इसमें आपको ऐसे समझना पड़ेगा कि एलिमनी और मेंटेनेंस ही अपने आप में 2 अलग कॉन्सेप्ट्स हैं. मेंटेनेंस है मेंटेन करना जब तक केस चल रहा है या जो भी चीज़ें हैं, जब तक आप हस्बैंड वाइफ हो, कभी कभी उसके बियॉन्ड भी, कि आप मेंटेन कर रहे हो कि भाई महीने का खर्चा है मेंटेनेंस या उसके एरियर्स. एलिमनी इज द फुल एंड फाइनल कि भाई ये हुआ, अब आपका डिवोर्स हुआ तो इतना का आपको पैसा दिया गया कि भाई शादी खत्म हो गई, अब यहाँ से आपको अपना खुद करना है. तो जब एलिमनी तय होती है तो कोर्ट्स कैन एज पर लॉ ओनली गो आफ्टर योर सेल्फ अक्वायर्ड एसेट्स और एसेट्स विच हैव डिवॉल्व्ड ऑन टू द हस्बैंड ब्रॉडली. नाउ जिस क्या हो सकते हैं वो एसेट्स जो हस्बैंड के नाम के एसेट्स हों. अच्छा, अब अगर ऐसा होता है तो क्या महिला का हक सिर्फ उसी पर है? तो महिला के पास कुछ राइट्स और भी हैं, जैसे मैट्रिमोनियल होम, राइट टू रेजिडेंस इन अ मैट्रिमोनियल होम. मैट्रिमोनियल होम क्या है? एंसेस्ट्रल होम, या वहां पर उसको रहने का अधिकार डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट देता है. अच्छा, कि भाई चाहे वो सास ससुर का घर हो पर वो वहीं पर शादी होकर गई तो वहां पर रेजिडेंस का अधिकार उसको है. बट क्या वो महिला का अधिकार ससुर से हो जाएगा? नहीं. अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का शेयर पार्टीशन और डिवाइड होकर हस्बैंड के पास आ गया है,
हस्बैंड क्लियरली एक डिमार्केटेड शेयर होल्ड करता है, उसके कुआ तो एक वाइफ अपने राइट्स क्लेम कर सकती है, या उसके बच्चे भी उसके शेयर के अकॉर्डिंग चल सकते हैं, जो भी उसका शेयर है। दादाजी थे, उन्होंने एक प्रॉपर्टी बनाई कि 3 बच्चे हो गए, 3 बेटे हो गए, उनमें से एक बेटे की वाइफ और उस बेटे के कुछ इशू है, तो ऐसा नहीं वो दादा की पूरी प्रॉपर्टी ले गई, वो अपने शेयर जो उसके पति में होने थे, अगर वो पार्टीशन और डिवाइडेड होंगे उसका वो कर सकते, या इस दौरान उस पति ने अपना एक प्रॉपर्टी खुद एक्वायर कर ली, तो वो चीजें पर उसको वो एक क्लास 1 एयर हो जाती है, और वो ये इकलौती क्लास 1 एयर नहीं है, मदर भी एक क्लास 1 एयर है, तो इस तरीके से वो क्लेम ला सकती है। और जैसे हमने देखा है कि कई सेलिब्रिटीज, ये बड़ा कॉमन फिनोमेना है डिवोर्स और ये सब चीजें, तो लोग अपने मदर के नाम पे प्रॉपर्टी ले लेते हैं। ये पूछने वाला था, उसके पीछे कई और रीजंस भी होते हैं, जैसे इज इट अ लूपहोल या मतलब या सेफ? See, it's not from a man's perspective to protect his wealth, मतलब ये ताकि मतलब if something goes south अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी माँ के नाम पीपल डू इट, अपनी बहन माँ पर। देखिए क्या होता है, स्टैंप ड्यूटी कम होती है विद वुमेन इन सम सिचुएशंस टिल सम पॉइंट इन ऑफ वैल्यू, पर दूसरी और भी चीजें ये होती हैं कि फिर उसको आपको दिखाने के लिए एक मनी ट्रेल भी एस्टेब्लिश करना होगा कि भाई वो जेन्युइन ओनर वो लेडी है। अगर कोई उसके पीछे चले जाए कि भाई एक्चुअल कंसिडरेशन तो पे बेटे से ही हुआ है, भले ही नाम उसका रहा हो, तो ऐसा नहीं है कि वो उससे बच सकता है। कई वेल्दी सेलिब्रिटीज जो ऐसा कर रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा उनके पेरेंट्स और उनके अराउंड भी लोग वेल्दी हुए हैं, वो इकलौते वेल्दी नहीं है, इसलिए वो ऐसा करके गेट अवे कर पाते हैं। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आपने जस्ट एक केस करना है, आप ऐसी केस प्रोसीडिंग फेस कर रहे हैं, आपने इसी समय गिफ्ट करके बोल दिया देखो मेरे पास तो कुछ नहीं, सो नो, दैट कंडक्ट आल्सो विल बी स्क्रूटिनाइज्ड बाय द कोर्ट। तो मतलब उसमें भी फैक्टर्स हैं कि मतलब जी ऐसा आप उसको एक तरीके से डील कर सकते हो। वही मैंने कहा, देखिए आपको किसी भी फैक्ट सिचुएशन में अपने लॉयर्स के साथ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। वहाँ लॉयर को बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, लोग जब वकील और डॉक्टर को ही पूरी बात नहीं बताएंगे और फिर वो हमको भी कोर्ट में पता चलती है, ऑपोजिशन के लॉयर से पता चलती है, तो केस भी खराब होगा ना, फिर केस खराब खत्म हो जाएगा, आपको जो चाहिए वो तो नहीं मिलेगा, उल्टा जरूर हो जाएगा आपके साथ। लॉज में, डिवोर्स लॉज में अगर आप रिफॉर्म्स वगैरह चाहें, क्या रिफॉर्म्स चाहेंगे आगे? प्रीनप चाहूंगा मैं, सजेस्ट करूंगा, होना चाहिए, कोई कारण नहीं ना हो, पर उसको भी वो एक टूल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, वो एक चांस ऑफ ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। दूसरी चीज अपार्ट फ्रॉम दिस कि लीगल सिस्टम, लॉयर्स के अलावा भी इसमें लोग होने चाहिए इन मैट्रिमोनियल लॉ। देयर हैव टू बी, आई एम नॉट सेइंग खाप पंचायत को बैठा दो, बट आप काउंसलर्स को ले आओ, आप थेरेपिस्ट को ले आओ, आप साइकोलॉजिस्ट को ले आओ, आप साइकियाट्रिस्ट को भी ले, कुछ अलग लेवल के होते हैं फिर केसेस कि लोग बिल्कुल ही बॉर्डरिंग इंसैनिटी वाली चीजें होती, कभी एक पार्टनर्स के साथ, कभी दोनों पार्टनर्स के साथ, तो हर इन सब के स्टैट्यूटरीली डेडिकेटेड रोल्स होने चाहिए, एंड आई थिंक वी कैन डू अ लॉट फॉर सोसाइटी। It was such a pleasure to have you on the podcast, such an insightful conversation. हमारे viewers को भी मजा आया होगा, I'm sure उन्होंने conversation से काफी कुछ सीखा होगा। So thank you for having me. Thank you. Pleasure is all mine. Thank you, Abhijay. Thank you too.